The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. हमें पता है कि अर्थ हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती है, वो सेलेक्टिवली नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कौन लगाती है? अर्थ। इसीलिए अर्थ, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी वजह से जो भी पत्थर गिरते हैं ऊपर पहाड़ी से, या कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है, वो हमेशा नीचे ही जाती है। इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है, कोई भी फ्रूट जो गिरते हैं, जो ऊपर की तरफ से गिरते हैं, या कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ जाएगी वो नीचे ही आएगी। इट इज़ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ द मास। हमें पता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर, वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। हमें पता है G तो कांस्टेंट है, तो वो डिपेंड होगा m1 और m2। और इस बार अगर m1 हम बोले तो मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ क्या है बहुत बच्चों? बहुत ह्यूज है। अर्थ का मास है तकरीबन 6.4 इंटू 10⁻24 kg, इतना ह्यूज मास है अर्थ। और कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा हो, उसका मास कम भी हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट मिलके वो फोर्स बहुत ज़्यादा बन जाता है, और वो फोर्स खींचता है हमेशा अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ। और दिस इज़ द रीज़न, अगर हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स विच अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। सो हमें डाउट आता है कि क्यों हम बैठे हैं और हमारी चेयर और पास वाले की चेयर एक दूसरे से क्यों नहीं जाकर चिपकती, क्यों एक दूसरे को वो नहीं खींचती? क्योंकि वो चेयर भी अर्थ को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ उस चेयर को भी अट्रैक्ट कर रही है और आपको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। कंपैरेटिवली दिस टू, द मास ऑफ, अगर हमने देख लिया मास ऑफ चेयर दोनों का, तो दोनों का मिलकर मास बहुत कम हो जाएगा। पर एक बार हमने चेयर ली मास और दूसरा मास अर्थ का लिया, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज़ मच हायर। इसीलिए अर्थ पर जो भी चीज़ है उसको अर्थ अट्रैक्ट करती है हमेशा अपनी तरफ, क्योंकि सबसे हेवी ऑब्जेक्ट अर्थ पे अर्थ इटसेल्फ है। सो उसका मास कितना है? 6.4 इंटू 10⁻4 kg। इसीलिए अर्थ जो फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसी को कहेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट द सेंटर। हमने देखा है, हमें पता है कि अर्थ एक स्पीयर है, तो स्पीयर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो अर्थ का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर की तरफ है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड टू द अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसीलिए दोनों का मास जो भी होगा वो डायरेक्ट करेगा, फोर्स किस तरफ डायरेक्ट करेगा? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल वर्टिकली डाउन ऑन द अर्थ। यही जो फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है, और इसी फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरा तो हमेशा नीचे ही गिरता है। नीचे मतलब वो हमेशा गिरता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। Similarly, when we throw a stone vertically upward, the force tries to pull down and reduces the velocity. इसी वजह से जब भी हम कोई स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। Due to the constant downward pull, the velocity becomes zero a while, and the pull will continue and exert the stone start moving vertically downward towards the center in the earth. अर्थ की तरफ ही वो स्टोन हमेशा आकर गिरेगा। समझ रहे हो? The gravitational force is due to the earth also acts on the moon, and because of which it revolves around the earth. और ये आपको पता होगा अर्थ की तरफ, अर्थ के अराउंड, ये आपको पता होगा कि अर्थ के अराउंड मून भी घूमता है। तो मून पे कौन सा प्रेशर एक्सर्ट होता है, कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑल्सो एक्सर्ट ऑन द मून, एंड बिकॉज ऑफ इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ऑन द अर्थ।
हमें पता है वेदर सैटेलाइट हो गए, बाकी के सैटेलाइट हो गए, वो भी हमेशा अर्थ के अराउंड घूमते हैं, तो उन्हीं के लिए भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है वो काम करता है. द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट ऑन द अर्थ and the earth attract them towards itself, but unlikely the falling apple, they do not fall because the velocity of the moon and satellite along their orbit, वो अपनी तरफ कुछ वेलोसिटी से घूमती है. ये देखो, ये अर्थ है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये सैटेलाइट है या मून है, तो एक तरफ वो आके स्ट्राइक क्यों नहीं हो जाता? वाई अर्थ एंड मून शुडंट गेट कोलाइड? तो उसका रीज़न है वो भी अपने एक कक्षा में घूम रहा है विथ अ सर्टन वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज सर्टन वेलोसिटी विच प्रोड्यूस द सेंट्रीपिटल फोर्स. वो वेलोसिटी क्या है? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाली वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगी. इफ द वेलोसिटी दैट वाज नॉट देयर द सैटेलाइट वुड हैव फॉल ऑन द अर्थ. अगर वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी से अगर वो न घूमते तो मून या वो सैटेलाइट अर्थ पे आके डेफिनेटली गिरेगा. वो क्यों अर्थ के अराउंड घूम रहे? बिकॉज इट हैज़ ए सर्टन वेलोसिटी टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. समझ में आ रहा है बच्चों? सो अर्थ ग्रेविटेशनल समझ आएगा, नाम से ही पता चल रहा है. अर्थ का ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. और वो हमेशा एक्ट करता है कोई पर ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द अर्थ. अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. Acceleration, what is mean by acceleration? Acceleration means change in velocity with respect to time. Change in velocity with respect to time. जब भी अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, ड्यू टू विच द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ on the body results its acceleration, and this acceleration is due to the gravity. कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है या ऊपर या नीचे जा रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल जी. जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट एक्सेलरेशन is represented with the help of small g. It is denoted by g and it is a vector quantity. और जो होती है वो g हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी होती है. What is meant by वेक्टर? दो क्वांटिटी होती है बच्चों, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. द क्वांटिटी विच हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट मीन्स स्मॉल g is also vector quantity because it has a both magnitude and direction. And the direction of the acceleration due to the gravity is also directed towards the center of earth. और उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे डिनोट होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ पे, ये ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा वो डायरेक्ट करेगा कहाँ पे बच्चों? सेंटर ऑफ द अर्थ. ये हमेशा डायरेक्ट होगा सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस में हम जी की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डिनोटेड बाय जी m1 m2 upon d square, where g is gravitational constant, m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, and d is the distance between their two centers. उसको हम कहेंगे d square. अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है, तो F इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? G. मैं M बोल रहा हूँ, मास बिगर M इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m बोल रहा हूँ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d स्क्वायर या r स्क्वायर. जो भी आपको रिप्रेजेंट लगे, जो भी आपको उचित लगे वो ले लीजिए. बुक में शायद आपको r स्क्वायर दिया है, इसीलिए मैं भी r स्क्वायर ही लिखूंगा यहाँ पे. और हमें पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ अनुसार F इक्वल्स टू
m इंटू ए यानी एक्सलरेशन, सो f इक्वल्स टू m, यहाँ a की जगह हम क्या लिख देंगे g, सो f इक्वल्स टू m इंटू जी। यहाँ पे f इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर है, और यहाँ पे कैपिटल M इक्वल्स टू m इंटू जी है। तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ, सो देयरफॉर हम लिखेंगे m इंटू जी इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे भी जी m है और यहाँ पे भी m है, तो मैं कट कर लूँगा m को, तो g बनेगा g m अपॉन आर स्क्वायर, और r है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो तो एक पॉइंट की जगह, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो तो एक वो एकदम पॉइंट सोर्स की तरह लगेगा, और वो हमेशा अर्थ की तरफ होगा, उसका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो जो भी रेडियस ऑफ द अर्थ है दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि अर्थ पे कितनी भी बुर्ज खलीफा भी ली, सबसे बड़ी बिल्डिंग ली, तो कंपैरेटिव टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। सो अर्थ की जो रेडियस है वही डिस्टेंस आएगा। तो मैं ये स्मॉल जी को कैपिटल जी से रिप्लेस कर देता हूँ, सॉरी मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देता हूँ। सो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेर जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन, और हमें पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम मास ऑफ द अर्थ, वो भी हमें पता है, मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24, और आर रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6, और आर का स्क्वायर यानी 6.4 इंटू 10⁻6 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी दैट विल कम एज अ 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज बच्चों जी की जो वैल्यू है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगा? एक्सेलरेशन हम हमेशा मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो ये जी की वैल्यू आएगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो देख लेंगे वैल्यू ऑफ द जी। सो लेट m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द, लेट m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देखो एक पॉइंट सोर्स होगा अर्थ पे, जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो ऑन द अर्थ इट विल फील लाइक अ पॉइंट सोर्स। सो ये m ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m, और वो अर्थ के बीच का उनका डिस्टेंस क्या है बच्चों? r कंसिडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है f इक्वल्स टू क्या है बच्चों? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेर m1 is the mass of the first object, m2 is the mass of second object, g is the universal gravitational constant and r is the distance between them. So f equals to हम लिखेंगे अर्थ का मास हम कैपिटल m लेंगे और ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल m लिया है, तो f equals to कितना आएगा? The mass of m situated at a distance r from the center of the earth, then हम लिखेंगे f equals to ये जो g है उसको g as it is लिख रहा है हमने, m1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो अर्थ का मास हमने कैपिटल M से रिप्लेस किया है, और m2 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अर्थ का m लिया है कैपिटल और ऑब्जेक्ट का स्मॉल m लिया है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज r स्क्वायर, तो इट बिकम r स्क्वायर। हमें अल्सो पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार F इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड इन दिस केस एक्सेलरेशन इज डिनोटेड, क्योंकि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ एक्सर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन, सो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, सो a इज रिप्लेस बाय द g, सो f इक्वल्स टू m इंटू जी, सो f इक्वल्स टू m इंटू जी। अब यहाँ पर दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, ये f और f है तो इधर साइड लिख दूंगा mg, और उस साइड लिख देंगे gmm अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये m और am कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बनेगा gm अपॉन आर स्क्वायर। सो देयरफॉर g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। अब इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हुआ तो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा बन जाएगा कंपैरेटिव टू अर्थ, और उसके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो भी होगा दैट डिस्टेंस
विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर, सबसे बड़ी थिंग कौन सी है, रेडियस ऑफ द अर्थ. सो ये स्मॉल आर विल गेट रिप्लेस बाय बिगर आर. सो आई कैन राइट जी एज अ जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अब हम वैल्यूज डाल देंगे. सब वैल्यू हमें पता है. जी की वैल्यू पता है अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम की वैल्यू पता है मास ऑफ द अर्थ, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, हमने डाल दी. एम मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg. रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 × 10⁻6 मीटर है. सो जी की वैल्यू हमने अगर कैलकुलेट कर लिए तो वो आएगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स सोली ऑन, अब ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला जो मिल रहा है g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा. क्योंकि हमें पता चल रहा है वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ इज डिपेंड ओनली ऑन 2 फैक्टर्स. जी तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो डिपेंड करेगा 2 ही चीज़ों पे, एक तो मास ऑफ द अर्थ एंड सेकंड है रेडियस ऑफ द अर्थ. सो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, रेडियस कितना है, तो रेडियस भी क्या आएगा, रेडियस अगर ऑब्जेक्ट को ही ऊपर चला गया या नीचे चला गया, उसी के अलोंग अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा. मास ऑफ द अर्थ also remain constant, अर्थ का मास चेंज नहीं होगा. सो हमें इससे पता चलता है कि g is inversely proportional to r square, यानी जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वो चेंज होगी विद द फैक्टर ओनली ऑफ r. जितना डिस्टेंस है उसी के अलोंग वो चेंज होगी. दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन मास m एंड r. ये डिपेंड कर रहा है ओनली 2 चीज़ों पे, mass m and r. m and r of the earth, so acceleration due to the gravity on the point on the earth is same for the object and it does not change and it does not depend on the property of the object. So कितनी है वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये खाली डिपेंड करेगा 2 ही फैक्टर पे, m मास ऑफ द अर्थ जो कि हमेशा होगा कांस्टेंट, और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट, यही 2 चीज़ों पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा. सो समझ रहे हैं वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ.